हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बहुत कुछ हायर परचेज जैसा ही है, कुछ चीज़ें अलग हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ये है क्या? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज में हम लोगों ने देखा था कि एक आसेट्स जो कि उधार में खरीदा जाता है, क्रेडिट में खरीदा जाता है, उसी तरह से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी ये सारी चीज़ें होंगी कि एक आसेट्स जो कि उधार में खरीदा जाएगा, जिसको कि तो पहला बात जो है कि आसेट्स खरीदा जाएगा और वो आसेट्स जो है उधार में खरीदा जाएगा। जैसा हायर परचेज सिस्टम में था सेम वैसा ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी होगा। हायर परचेज में हम लोगों ने देखा था कि जो पैसा अनपेड रहता है, ड्यू अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहाँ भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वहाँ पर हायर वेंडर को ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, यानी पहले ही दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था। यानी जो गाड़ी या जो भी पेपर्स थे आसेट्स के, वो पेपर तुरंत ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो है तुरंत ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पहले ही दिन, जबकि सारा पेमेंट नहीं किया जाता है अमाउंट, फिर भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के तहत जो बायर्स है उसको मालिक बना दिया जाता है पहले ही दिन, यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ साइनिंग अग्रीमेंट। और जो एसेट्स है वो तो डिलीवर कर ही दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है, बाकी चीज़ें हम लोग रास्ते में देखेंगे। कुछ डेफिनेशन है एक्सपर्ट के। अंडर एन एग्रीमेंट purchase and pay by installment, the goods become the property of the purchaser immediately when he receives the delivery of the same. J.R. बॉटली बॉय कहते हैं कि अगर कोई एसेट्स बायर ने सेलर से खरीद लिया है तो तुरंत एट द सेम उसी समय जो है बायर उस एसेट्स का मालिक बन जाता है। दूसरा, मिस्टर कार्टर का एक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ये डेफिनेशन कार्टर का बड़ा ही शानदार डेफिनेशन है, बढ़िया डेफिनेशन है। देखिए, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम प्रॉपर्टी इन गुड्स और ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। देखिए, है ना, तो एसेट्स जो है बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता है और साथ ही साथ क्या है, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओनरशिप गुड्स का या एसेट्स का जो है तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। दाओ यद्यपि ही हैज़ टू मेक द पेमेंट इन मेनी ईयर्स, जबकि पेमेंट जो है वो कई वर्षों में पेमेंट करना है बाकी बचे हुए पैसे को, फिर भी ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। इफ बायर इज अनेबल टू पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, और आगे कहता है कि अगर बायर किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में अगर असक्षम रहा, इफ ही इज यानी बायर इज और बिकेम अनेबल टू पे द फर्दर इंस्टॉलमेंट, यानी आने वाला किसी इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने में अगर बायर असक्षम रहा, पेमेंट नहीं कर पाता है, तो he can only file a suit for recovery the amount। वो जो है सिर्फ अमाउंट को रिकवर करने के लिए उस पर केस मुकदमा दायर कर सकता है, लेकिन वेंडर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स। लेकिन वेंडर जो है वो सामान को यानी एसेट्स को कैन नॉट टेक बैक, वापस नहीं ले सकता है, ये अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप जब ट्रांसफ़र कर दिया गया है बायर को, तो बायर ही मालिक है। तो अगर आप उससे सामान उठा भी लेते हैं तो पेपर पेन में जो है, कागज़ कलम में मालिक तो वही है। तो इस एसेट्स को उठाने के बाद भी, अपने रिपोजेस करने के बाद भी इस एसेट्स को वेंडर बेच तो नहीं पाएगा अनपेड अमाउंट को वसूलने के लिए। ऐसे इसीलिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो है वेंडर एसेट्स को टेक बैक नहीं करता है, सिर्फ केस मुकदमा कर देता है वो ड्यू पेमेंट को रिसीव करने के लिए। आगे देखते हैं खासियत इसके क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। Under this system, goods are sold and delivery is also made to the buyer, but in its full price is not paid at the same time of sale. Therefore, this sale is like the credit sale. यहाँ क्या है कि जैसे ही सेलर ने बायर को गुड्स सेल किया है तो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे कि क्रेडिट सेल्स जैसा ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा है पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन अग्रीड इंस्टॉलमेंट। दोनों पार्टी के बीच में, यानी वेंडर और
परचेजर के बीच में, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि किस तरह से हम लोगों को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, क्वार्टरली होगा या मंथली होगा या ईयरली होगा या हाफ ईयरली होगा। ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल। ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑन मेकिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, सेलर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स एंड ही कैन ओनली फाइल अ सूट फॉर द अमाउंट ड्यू। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पेमेंट में डिफॉल्ट होता है तो ये एसेट्स को टेक बैक, ही कैन नॉट टेक बैक द एसेट्स, एसेट्स को वापस नहीं ले सकता है, केस मुकदमा कर सकता है सिर्फ ड्यू अमाउंट के लिए। पांचवा पॉइंट, इफ buyer sells these goods before payment of the last installment to the third party gets better title, better in title। कहता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के पहले अगर बायर इस गुड्स को यानी सामान को, इस एसेट्स को अगर किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है तो थर्ड पार्टी यहाँ ज़्यादा मजबूत यानी लीगली ज़्यादा वो स्ट्रांग इंटाइटल अधिकार रखने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि इसके पास फिलहाल अभी बायर के पास ओनरशिप भी है उस एसेट्स का। जब ये सेल करता है तो ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी हायर परचेजर और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच। इट इज लाइकली, हायर परचेज में क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के बीच में। तो यहाँ जो है इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर द लैटर इट ऑन इट बिकम सेल। बोलता है पहले तो ये हायर करने जैसा, कोई सामान वगैरह अगर हम लोग हायर करते हैं कुछ दिन के लिए, महीने या साल के लिए, तो उस तरह का अग्रीमेंट होता है, बाद में ये सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहता है इट इज सेल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और स्टार्टिंग से ही जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ये सेल वाला कॉन्सेप्ट है और हायर परचेज सिस्टम में हायर वाला कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो यहाँ ट्रांसफर जो है हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद किया जाता है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बिगिनिंग में ही ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन द डिफॉल्ट इन पेमेंट, बोलता है कि सेलर हैज अ राइट टू टेक बैक द गुड्स। यहाँ अगर डिफॉल्ट हो जाता है, नो राइट टू टेक बैक द गुड्स फ्रॉम द बायर। अभी जो हम लोगों ने देखा, बेटर इन टाइटल, अगर बायर अपने इस गुड्स को सेल कर देता है लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के पहले, तो थर्ड पार्टी जो है डज नॉट गेट बेटर टाइटल ऑन दिस गुड्स। हायर परचेज सिस्टम में कहता है कि अगर बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के पहले अगर गुड्स यानी एसेट्स को अगर किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दे, तो थर्ड पार्टी को बेटर इन टाइटल नहीं होता है, थर्ड पार्टी को अधिकार नहीं होता है, बड़ा कमजोर होता है वो। क्यों? क्योंकि उसका पेपर पेन जो है, मतलब पेपर जो है गाड़ी का या एसेट्स का जो है, वो लीगली मालिक तो बनता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि अगर थर्ड पार्टी को अगर सेल कर दिया जाए लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के पहले, तो थर्ड पार्टी जो है बेटर टाइटल, थर्ड पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग इन टाइटल रखता है, अधिकार रखता है, क्योंकि ओनरशिप भी उसको दे दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप टू द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल रिपेयर इज ऑन द सेलर बिकॉज ही कंटिन्यूज टू बी द ओनर देयर ऑफ। कहता है कि हायर परचेज सिस्टम के तहत कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया गया है, तो यहाँ अगर कोई रिपेयर का जरूरत पड़े, अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो गया है, अगर बिगड़ गया है अगर एसेट्स वगैरह, तो उसको मरम्मत कराना, रिपेयर कराना, सर्विसिंग कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेलर का है, यानी वेंडर का है, क्योंकि अभी तक वेंडर ही मालिक है हायर परचेज सिस्टम के तहत। सॉरी, यस, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है, नॉट एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिपेयर। यहाँ सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको जब मैंने कागज कलम पेपर पेन में आपको जब मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है, आप मालिक हो गए हैं, तो आप अपने सामान का रिपेयरिंग वगैरह सर्विसिंग खुद कराएंगे, सेलर क्यों कराएगा जी। बेली आपने हो सकता है बिजनेस लॉ में आपने एक पढ़ा होगा, एक बेलमेंट एक कॉन्सेप्ट है। बेलमेंट का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए आप किसी का एसेट्स को यूज करने के लिए ले रहे हैं। तो हायर परचेज सिस्टम जो है, इसमें बायर जो है लाइक अ बेली जैसा है कि एसेट्स जो है वो यूज कर रहा है और जब पेमेंट कर देगा तो उसका हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बायर जो है बेली जैसा नहीं होता है, बायर ही है वहां पर। रिस्क, अप टू द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिस्क इज ऑन द सेलर। यहाँ रिस्क जो है वो सेलर का होता है और यहाँ रिस्क जो है वो सेलर का नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखा। आप अगर चाहते हैं
तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर ये डिफरेंस का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। सबसे पहले तो देखिए, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले जैसा ही होगा, जैसा कि हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम में देखा है, ये सेम होगा। दूसरा बात क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी सेम होगा पहले जैसा ही। इसके बाद डिफॉल्ट इन पेमेंट वाला क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम में देखा है, ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं होता है। यानी डिफॉल्ट इन पेमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिफॉल्ट इन पेमेंट नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना ही नहीं है सिलेबस में, यानी डिफॉल्ट इन पेमेंट नहीं है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस अगर करना हो तो पहले ही जैसा रिवर्स मेथड और एन्युटी मेथड, यानी इस बात को लेके भी यहाँ पर बातें सेम है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो 3 मेथड जो है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, उसको लेकर के, वो क्वेश्चन ऐसा जनरली होता नहीं है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, लेकिन अगर हो तो ट्रीटमेंट सेम करना है। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्री का। journal entries in the books of buyer and seller। दोनों के खाते में जर्नल एंट्री कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं जी। चलो, पहला बायर यानी परचेजर, और वेंडर। हायर परचेज सिस्टम में हम लोग हायर परचेजर और हायर वेंडर कहते थे, यहां हम लोग परचेजर और वेंडर कहेंगे, हायर वर्ड नहीं लगाएंगे। ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, तो उनके एंट्री हम लोगों को कैसे करने हैं। नंबर 1, सबसे पहला, व्हेन एसेट्स या फिर मशीन परचेज्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आईपीएस शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म प्लीज लिख लेना, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो परचेजर अपने यहां एंट्री करेगा, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और 2 वेंडर अकाउंट। वेंडर अपने यहां एंट्री करेगा परचेजर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट या एसेट्स अकाउंट, और 2 इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। देखिए यहां इंटरेस्ट सस्पेंस जो है,
यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस जो है इसमें अमाउंट हम लोग कितना डालेंगे जी, यहाँ हम लोग फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट इंटरेस्ट सस्पेंस में फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, यानी टोटल इंटरेस्ट डालना है, किसी एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं डालना है, टोटल इंटरेस्ट जो कि परचेजर पे करने वाला है 2-4 वर्षों में पूरा का पूरा यहाँ डालना है। इसके बाद ये हो गया आपका पहला। व्हेन डाउन पेमेंट मेड, इसके बाद डाउन पेमेंट किया जाएगा। डाउन पेमेंट वाला एंट्री पहले जैसा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट होगा डाउन पेमेंट का, यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। तीसरा एंट्री कर देते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद अरे वो हायर नहीं सही है, तो ये इंटरेस्ट ड्यू डाउन पेमेंट का हो गया। इसके बाद एंट्री हम लोग करेंगे व्हेन इंटरेस्ट ड्यू फॉर इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट परचेजर के लिए एक्सपेंसेस है, तो ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। वेंडर करेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये 1 साल का इंटरेस्ट, या ये कह लें कि एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोग डालेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस जो है यहाँ आपको टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, और हर साल या इंस्टॉलमेंट वाइज जो है ये एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते चले जाएंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस को इसने डेबिट कर रखा है, और सारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट सस्पेंस को एक अमाउंट के इंटरेस्ट से ये क्रेडिट करता चला जाएगा, और एक समय सारा इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट सस्पेंस टोटल अमाउंट से जितना से यहाँ पर उसने डेबिट किया है इस फुल अमाउंट से आगे चलकर उसको क्रेडिट कर देगा। इंटरेस्ट सस्पेंस परचेजर के खाते से, परचेजर के बुक से बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो है इंटरेस्ट सस्पेंस, इसके लिए क्या है, एक तरह का इनकम है, इसलिए इसने क्रेडिट किया है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, इसलिए इसने डेबिट कर रखा है। इंटरेस्ट ड्यू या इंटरेस्ट वाला एंट्री करने के बाद अब आगे देखिए, इंटरेस्ट वाला एंट्री करने के बाद अब हम लोग डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे। डाउन पेमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट पेड। व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो फिर वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को पे करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेंडर रिसीव करेगा पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। इसके बाद 7 एंट्रीज होने हैं दोनों के खाते में, 4 हो गया। 5वां, व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो ये अपने यहाँ करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, परचेजर के पास है एसेट्स, परचेजर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस है तो डेबिट करेगा। और टू एसेट्स अकाउंट, मशीन अगर है तो टू मशीन अकाउंट।
यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि उसके पास तो ये एसेट्स है ही नहीं, डेप्रिसिएशन कहाँ सर्च करेगा। 6th एंट्री, व्हेन amount of sales transferred to trading account। तो सेल किसने किया है? परचेजर ने नहीं किया, ये एंट्री परचेजर नहीं करेगा, सिर्फ सेलर करेगा। सेल्स को वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेगा। सेल्स को पहले वो क्रेडिट कर रखा है अपने खाते में, देखिए क्रेडिट कर रखा है, सॉरी ये सेल्स लिखेगा जी, ये करेगा सेल्स अकाउंट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उस सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग में जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बायर के लिए मशीन है, बायर के लिए एसेट्स है, लेकिन वेंडर के लिए एक तरह का गुड्स है। वेंडर तो माल बेच रहा है तो वो सेल्स लिखेगा, पहले वो सेल्स लिख रखा होगा और सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेगा। 11 में आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड पीएल। तो सेल्स को ट्रांसफर करेगा तो सेल्स हो जाएगा डेबिट, ट्रेडिंग हो जाएगा क्रेडिट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को पीएल में ट्रांसफर करना है। व्हेन द अमाउंट ऑफ interest and depreciation transferred to PL account। इंटरेस्ट परचेजर के लिए एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट किया है परचेजर ने, डेप्रिसिएशन लॉस है इसलिए इसने डेबिट कर रखा है। दोनों को जब ये पीएल में ट्रांसफर करेगा दोनों को क्रेडिट करेगा। डेबिट किसको करेगा जी? पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको पता है जब भी किसी एक आइटम को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, जात बदल जाता है। पहले जो डेबिट हो रखा था अब उसको अपन क्रेडिट कर देंगे। इसके यहाँ जो है इंटरेस्ट जो था वो इंटरेस्ट इसके लिए एक तरह का इनकम है तो उसने क्रेडिट कर रखा है। डेप्रिसिएशन इसके पास है ही नहीं तो ये इंटरेस्ट को सिर्फ ट्रांसफर करेगा पीएल में। तो पहले क्रेडिट था अब डेबिट कर देगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। नरेशन सबका आप बना सकते हैं, आसान है बहुत। चलो जी, तो ये 7 एंट्रीज जो हैं देखो जी, तो ये 7 एंट्रीज जो है हम लोग देख रहे हैं, ये परचेजर के बुक में और ये वेंडर के बुक में एक एक एंट्री कैंसिल है तो 6 एंट्री दोनों के खाते में करना है। तो चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो आज हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट सीखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच का डिफरेंस देखा है, जर्नल एंट्रीज इस क्या क्या कैसे जर्नल एंट्रीज हम लोगों को करना है, क्या क्या एंट्रीज है, 7 एंट्रीज दोनों खाते में हम लोगों ने आज देख लिया। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का जर्नल एंट्री करेंगे, फिर अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। छोटा सा चैप्टर है, अगर आपने हायर परचेजर पहले नहीं सीखा है तो पहले आप हायर परचेज वाला वीडियोस देख लें, वो सीख लें। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपको बड़ा आसान लगेगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के मैक्सिमम 3, 4, 5 वीडियो बन सकते हैं। 4, 5 भी नहीं, मेरे को लगता है 3 या 4 वीडियो में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हायर परचेज सिस्टम का ही है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बाद हम लोग डिपार्टमेंटल स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रांच करेंगे। किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में उसने रिक्वेस्ट किया है कि सर पहले डिपार्टमेंटल और ब्रांच करा दो, तो इसके ठीक बाद हम लोग डिपार्टमेंटल और फिर ब्रांच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।